नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम एक महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे और उनके विचारों को देखेंगे। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि उनकी ये थ्योरी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर आधारित होगी, यानी कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया में समाज और संस्कृति, सोसाइटी और कल्चर का क्या रोल होता है वो देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाइगोत्स्की कौन थे। वाइगोत्स्की का जन्म 1896 ईस्वी में रूस में हुआ था। इनकी मृत्यु काफी कम उम्र में हो गई थी, सिर्फ 38 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतने कम जीवन काल में ही उन्होंने कई ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो वर्तमान मनोविज्ञान की नींव है। काफी सारे बड़े बड़े काम इन्होंने किए इतने कम उम्र में ही। इनके जीवन काल में इनकी ज्यादातर चीजें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। वाइगोत्स्की एक सामाजिक संरचनावादी थे। सामाजिक संरचनावादी यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में समाज की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। हमने पिछली थ्योरी में पियाजे के बारे में पढ़ा था। जीन पियाजे विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिपक्वता को मानते हैं। उनका कहना था कि जैविक परिपक्वता के साथ साथ विकास होता है, लेकिन यहां वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं समाज की भूमिका को। चलिए जानते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। वाइगोत्स्की की यह पूरी थ्योरी 3 पक्षों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 चीजों का मुख्य रोल होता है। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? समाज यानी कि सोसाइटी, संस्कृति यानी कि कल्चर और भाषा यानी कि लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में समाज एवं संस्कृति का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सोसाइटी और कल्चर को। बच्चे समाज के साथ इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे ज्ञान को अकेले में निर्मित नहीं करते हैं। समाज के साथ बच्चे जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। वाइगोत्स्की का मानना है कि समाज में होने वाला संज्ञानात्मक विकास 2 क्रमिक चरणों में होता है, 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स में होता है। और ये दोनों स्टेप्स कौन कौन से हैं? इंटरसाइकोलॉजिकल यानी कि लोगों के बीच, और इंट्रासाइकोलॉजिकल यानी कि स्वयं के अंदर। कहने का मतलब कि बच्चा पहले दूसरे लोगों से सीखता है। एक इंसान पहले दूसरे इंसान से सीखता है और फिर वो जानकारी, वो ज्ञान, वो व्यवहार उसके खुद के अंदर उतार लिया जाता है। यही है इंटरसाइकोलॉजिकल और इंट्रासाइकोलॉजिकल। ये आगे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहां ये जो तस्वीर है आपके सामने, इसमें आप देख रहे हो कि एक बच्ची है जो कि साइकिल चलाने का प्रयास कर रही है। ये साइकिल चलाना सीख रही है और इसे अभी साइकिल चलाना नहीं आता है क्योंकि इसकी माँ जो है वो इसके साइकिल को पीछे से पकड़े हुए है और इसे मदद कर रही है साइकिल चलाना सीखने में। यहाँ कुछ बातें समझना आवश्यक है, जैसे कि ये जो बच्ची है ये अभी इस अवस्था में साइकिल खुद से स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकती है। यानी कि मान लो कि इसकी जो अपनी एबिलिटी है जो कि ये खुद से कर सकती है, उसके क्षेत्र को हम इस सर्किल से डिनोट करते हैं। ये जो वृत्त है ये मैंने किस चीज को डिनोट किया कि ये बच्ची खुद से कितना काम कर सकती है, खुद की इसकी एबिलिटी कितनी है। लेकिन इसे थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है इस बच्ची को, और मदद पा लेने के बाद इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। ये साइकिल चलाना सीख जाती है और काफी अच्छे से चला सकती है। यानी कि माँ के द्वारा मदद प्राप्त कर लेने के बाद इस बच्ची की जो एबिलिटी है उसका क्षेत्र क्या हो गया? ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा एरिया हो गया इसकी एबिलिटी का। इस बच्ची की जो अपनी एबिलिटी है वो है ये छोटा वाला जो सर्कल है, और माँ से सहायता प्राप्त कर लेने के बाद ये जो कुछ कर सकती है वो है ये पूरा एरिया जो कि ये बाहर का एरिया आप देख रहे हो। ये जो बढ़ा हुआ एरिया है इसे क्या कहते हैं, और ये जो हेल्प इसे मिला है इसकी माँ से इसे क्या कहते हैं, इन्हीं बातों के बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, हमने अभी अभी देखा था कि बच्चे की जो अपनी एबिलिटी थी वो एक छोटा सर्कल से मैंने डिनोट किया था, और माँ से सहायता प्राप्त कर लेने के बाद उसकी एबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, उसका रेंज बढ़ गया। इस दोनों के बीच में यानी कि बच्चे की अपनी एबिलिटी और
माँ से सहायता प्राप्त करने के बाद की उसकी एबिलिटी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, इसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD कहा जाता है। ये क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से एवं सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्यों के क्षेत्रों का अंतर ZPD कहलाता है। ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड विद हेल्प। ये बच्ची विदाउट हेल्प, बिना किसी हेल्प के जितना काम कर पा रही थी, उसकी जो अपनी एबिलिटी थी, और विद हेल्प यानी कि माँ की सहायता के साथ वो जितना काम कर पाई, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये क्या कहलाता है? ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, एक टर्म आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे कि हिंदी में मचान कहते हैं। स्कैफोल्डिंग टर्म वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था, ये टर्म ब्रूनर ने दिया था। लेकिन ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की की थ्योरी में ही है, इसलिए हम इसे यहां पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये एक अस्थायी सहायता है जो बच्चे को ZPD में प्रदान किया जाता है। अभी अभी आपने देखा था कि वो बच्ची खुद से साइकिल नहीं चला पा रही थी और उसकी माँ उसे हेल्प कर रही है, उसे एक सहायता दे रही है। ये सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और ये सहायता स्थायी नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है। जब जब वो बच्ची साइकिल चलाएगी, हमेशा उसकी माँ उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ने वाली है। उसकी माँ सिर्फ तब तक उसे सहायता दे रही है जब तक कि वो खुद साइकिल चलाना नहीं सीख जाती है। यानी कि ये टेम्पोरेरी हेल्प होता है। स्कैफोल्डिंग जो है वो क्या है? एक टेम्पोरेरी हेल्प है जो कि बच्चे को दिया जाता है ZPD में। यानी कि ये जो जोन है, इसमें बच्चे को जो टेम्पोरेरी हेल्प दिया जाता है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और स्कैफोल्डिंग यानी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर या फिर MKO कहा जाता है। यानी कि जो पर्सन, जो इंसान बच्चे को सहायता प्रदान करता है, स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है, वो पर्सन क्या कहलाता है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसे ज्यादा जानकारी है। ये कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई सीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। वो बच्चे को सहायता प्रदान कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? मोर नॉलेजेबल अदर। तो यहां हमने देखा कि बच्चे की जो अपनी एबिलिटी है वो अभी पूरी तरह से साइकिल चलाने के लायक नहीं है, उसे इसकी माँ मदद कर रही है। बच्चे की माँ जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। यहां मदद को क्या कहा गया है? स्कैफोल्डिंग कहा गया है। और मदद प्रदान करने वाली कौन है? सहायता देने वाली यहां पर कौन है? इसकी माँ है। तो ये क्या कहलाएगी यहां पर? मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और मदद मिल जाने के बाद बच्ची की एबिलिटी जहां तक जा सकती है वो पूरा जोन क्या कहलाता है? ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। समाज और संस्कृति के साथ साथ वाइगोत्स्की ने भाषा के महत्व को भी काफी ज्यादा बताया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के साथ होता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, सोशल इंटरेक्शंस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि बचपन के शुरुआती 3 वर्षों में भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन बाद में दोनों इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो 3 स्वरूपों में दिखता है। विकास के क्रम में भाषा का 3 स्वरूप दिखता है वाइगोत्स्की के अनुसार। ये कौन कौन से स्वरूप हैं? पहला है सोशल स्पीच, जिसे कि सामाजिक वाक कहा गया है। ये लगभग 2 वर्ष की अवस्था से शुरू हो जाता है और ये वही है जिससे कि हम सबसे बात करते हैं। बच्चे समाज में सबसे जो इंटरेक्ट करते हैं उस स्पीच को कहा गया है सोशल स्पीच। लेकिन जब बच्चे 3 वर्ष की आयु में होते हैं या इसके आसपास की उम्र में बच्चे में एक विशेष प्रकार की स्पीच देखने को मिलती है, जिसे कि प्राइवेट स्पीच या फिर व्यक्तिगत वाक कहा गया है। इसमें बच्चा खुद से बातें करता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे खेलते वक्त या कुछ करते वक्त खुद से बातें करते हैं। अरे ये रेड वाला खिलौना यहाँ रखना है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो मतलब वो किसी से बात नहीं कर रहा है, वो खुद से ही बात कर रहा है।
तो इसे क्या कहा गया है? प्राइवेट स्पीच या फिर व्यक्तिगत वाक कहा गया है, और वाइगोत्स्की ने इसे काफी ज्यादा महत्व दिया है। ध्यान रखना कि जीन पियाजे ने इसी स्पीच को इगोसेंट्रिक स्पीच या फिर अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित वाक कहा है, और पियाजे के अनुसार ये किसी काम का नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसकी मदद से खुद को निर्देशित करते हैं और उनके संज्ञान का, उनके कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है प्राइवेट स्पीच के थ्रू। और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनका ये प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे बदल जाता है साइलेंट इनर स्पीच यानी कि आंतरिक वाक में। अब बच्चे हर एक चीज को बोल बोल कर नहीं एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन के हर एक विचार को बोलते नहीं रहते हैं वो, अब वो अपने मन में बोल सकते हैं, अब वो बिना आवाज निकाले हुए सोच सकते हैं। उसे कहा गया है साइलेंट इनर स्पीच। चलिए यहां सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट स्पीच के बारे में, जिसे कि सबसे ज्यादा महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे व्यक्तिगत संभाषण के द्वारा स्वयं से संवाद करते हैं, खुद से बातें करते हैं। इससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है तथा वे अपने व्यवहार एवं सोच को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ये जो खुद से बात करना है बच्चे का, वो क्या करता है? बच्चे के व्यवहार को यानी कि बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे के थिंकिंग को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। शुरुआत में बच्चा मन ही मन नहीं सोच पाता है, वो जो सोचता है उसे वो बोलने में लग जाता है, और ये काफी महत्वपूर्ण होता है बच्चे के विकास के लिए। बचपन में होने वाला यह व्यक्तिगत संभाषण किशोरावस्था आने तक धीरे धीरे आंतरिक संभाषण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो बोलकर हर एक थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो मन में ही सोचने लग जाते हैं, जो कि जीवन पर्यंत कंसेप्ट बिल्डिंग में हमारी सहायता करने के साथ साथ हमारी सोच को दिशा प्रदान करने का भी कार्य करता है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम जब किसी भी कॉन्सेप्ट पर सोचते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं, तो मन में वो विचार लैंग्वेज के फॉर्म में ही चलता है, लेकिन हम उन सारी बातों को बोलते नहीं हैं। तो ये क्या होता है? लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्प करता है। चलिए कुछ और देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वाइगोत्स्की की इस थ्योरी को एजुकेशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस चीज की बात सबसे ज्यादा की गई है? यहां पर समाज की बात काफी ज्यादा हुई है, कल्चर की बात काफी ज्यादा हुई है। यानी कि बच्चा अकेले में जितना सीखेगा उससे ज्यादा वो सीखेगा आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में अंतःक्रिया करके। और यहीं पर बात आती है रेसिप्रोकल टीचिंग की, यानी कि पारस्परिक शिक्षण की। इसमें क्या होता है कि जब शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो ये एक तरफा संवाद नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि शिक्षक बस बोलते चले जाते हैं, नहीं, शिक्षक और बच्चे दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इससे जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार ही शिक्षा में एक और परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों को यदि हेटेरोजीनस ग्रुप्स में पढ़ाया जाए, विषम समूहों में पढ़ाया जाए, तो वो ज्यादा विकास कर सकते हैं। विषम समूह का मतलब क्या है? अलग अलग मानसिक क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखा जाता है। कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे थोड़े से कम इंटेलिजेंट होंगे, किसी बच्चे में लीडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसी बच्चे में वो कैपेसिटी कम है, किसी बच्चे में क्रिएटिविटी थोड़ी ज्यादा है, किसी में क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम है। तो ऐसे अलग अलग तरह के बच्चों को यदि एक ग्रुप में रख दिया जाता है, तो जब ये बच्चे आपस में मिलकर किसी चीज पर काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें बच्चे एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये था हेटेरोजीनियस ग्रुप का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ आती हैं, जैसे कि पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर का मतलब होता है सहपाठी या एक उम्र का बच्चा, हम उम्र जिसे कहते हो। तो बच्चे आपस में एक दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं किसी चीज को कम जानता हूं तो मेरा कोई दोस्त मुझे वो पढ़ा देगा, और जिस चीज को वो कम जानता है वो मैं उसे बता दूंगा। तो ये आपसी इंटरेक्शन की ही यहाँ सारी बात हो रही है। असिस्टिव लर्निंग, यानी कि बच्चे को मदद किया जाता है यहाँ लर्न करने में। आपने जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से समझा है, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। और फिर बात आती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। ये भी वही है, बच्चे को किसी गाइड के अंडर में जब ट्रेन किया जाता है, यानी कि किसी शिक्षक की मदद से जब बच्चे को किसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बेहतर तरीके से सीख पाता है।
तो ये कुछ चीजें थी जो कि हम वाइगोत्स्की की थ्योरी से सीखकर शिक्षा व्यवस्था में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे वाइगोत्स्की और पियाजे के विचारों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि जीन पियाजे जो रचनावादी थे, उनके रचनावाद का प्रकार क्या था। वो संज्ञानात्मक रचनावादी थे, यानी कि वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ऐसे लोग ये मानते हैं कि बच्चे में जो मानसिक विकास होता है, बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो खुद से हो सकता है, उसके लिए समाज की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये समाज के रोल को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। पियाजे ने जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को काफी ज्यादा महत्व प्रदान किया था और उनके अनुसार अगर कोई बच्चा किसी खास उम्र में पहुंच गया है तो उसमें एक सर्टेन डेवलपमेंट हो चुका होगा, चाहे वो किसी भी कल्चर में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूरोप के किसी कंट्री में हो, इससे अफेक्टेड नहीं होता है डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी यहां पर ज्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोसाइटी और कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संस्कृति में रहने वाले बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय में विकसित होते हैं। कोई बच्चा किसी समाज में किसी खास गुण को पहले ग्रहण कर लेता है और कोई दूसरा बच्चा उसी गुण को बाद में ग्रहण करता है। जैसे कि कोई बच्चा जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, काफी गरीब परिवार से है, और मान लो कि वो लोग छोटी छोटी चीजों को सड़क पर बेचकर अपना पेट पालते हैं, तो ये बच्चा खुद से स्ट्रगल करके जीना बहुत पहले से ही सीख जाएगा। लेकिन कोई वेल टू डू फैमिली का बच्चा, कोई अमीर परिवार का बच्चा, यदि उसे आप कह दो कि 5 किलोमीटर अकेले चले जाने के लिए, वो नहीं जा पाएगा वहां। तो क्या है, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग समाज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि समाज और संस्कृति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पियाजे ने भाषा के महत्व को बहुत कम फोकस दिया, लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा को काफी ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने यह कहा कि जो लर्निंग होता है उससे पहले एक खास विकास, एक खास बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, परिपक्वता का आ जाना जरूरी होता है। जब तक वो परिपक्वता नहीं आएगी तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगा, यानी कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग के साथ विकास होता है, लर्निंग से विकास होता है, अधिगम से विकास होता है। सोशल लर्निंग हेल्प्स इन मीनिंग मेकिंग। समाज जो है वो बच्चे को मीनिंग मेकिंग में, यानी कि किसी चीज का अर्थ समझने में मदद करता है। सोशल इंटरेक्शन से क्या होता है, बच्चे में विकास होता है। तो ये बात किसने कही, वाइगोत्स्की ने। पियाजे का कहना था कि इगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि जो 3-4 साल का बच्चा खुद से बातें करता है, वो किसी भी काम का नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे दूसरे की पर्सपेक्टिव से, दूसरे के दृष्टिकोण से मतलब नहीं रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, वो खुद से ही बस बात करते हैं। ये इगोसेंट्रिक स्पीच है, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा कहा पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच का काफी ज्यादा रोल है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले समझा भी था। आई थिंक आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंच सके, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।